अच्छा, एरर क्या होता है? कुछ मिस्टेक, एक्यूरेट नहीं है देखने, मतलब कुछ गलती हुआ है रीडिंग लेने में। ठीक है, जैसे बहुत सारे एरर होता है। जैसे एक एरर ये भी होता है ना कि अगर स्केल से ऐसे वैल्यू चेक कर रहे हैं, हम ऐसे देखें तो गलत निकलता है, कभी ऐसे देखें तब सही निकलता है एकदम। ठीक है, तो वैसा होता है। दो टाइप का एरर होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक होता है, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? इसको रिमूव किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा एरर होता है जो अपने को पता होता है कि हाँ ये एरर हुआ है कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन रैंडम एरर क्या होता है कि कुछ ऐसा एरर हुआ है जो अपने को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, तो लिख लो सिस्टमैटिक के नीचे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो कॉज है वो नोन है। मतलब क्या है, जो एरर हुआ है वो अपने को पता है कि क्यों हुआ है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इट कैन बी रिमूव्ड। बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट डॉट डॉट। बहुत सारा मेथड होता है रिमूव करने का, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट एक अलग ही चीज़ होता है। ठीक है, हर एक एक्सपेरिमेंट में अलग तरीका से एरर रिमूव किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, और रैंडम में लिखेंगे, जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो कॉज होता है, कॉज इज अननोन। ठीक है, अपने को पता ही नहीं कि वो एरर हुआ ही क्यों है। ठीक है, बहुत बार ये होता है। कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए हैं? कोई भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना। बहुत बार टीचर क्या बोलता है, परसेंटेज एरर निकालो लास्ट में। अच्छा, लास्ट ईयर तो स्कूल ही नहीं गए होंगे कोविड के चलते ना। बहुत बार क्या होता है, बोलता है कि परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ कितना है। ठीक है, अभी बता देते हैं, सब सिखा देते हैं। ठीक है, तो स्कूल में जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर होता है। अपने को पहले से पता होता है कि हाँ ये एरर है। मान लो तुमको ये एक अननोन एक्सपेरिमेंट कर रही होता, तब अपने को थोड़ी ना पता रहेगा कि कौन सा एरर हो रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, कॉज अननोन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजेज द नंबर ऑफ। अच्छा, इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि तुम नंबर ऑफ मेजर को इंक्रीज करो, मेजरमेंट्स को इंक्रीज कर दो। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तुम जितना ज्यादा वैल्यू लोगे उतना तुम्हारा एक्यूरेट वैल्यू आने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, हुआ? मिटा दे रहे। ठीक है, एरर दो तरीका का होता है, सिस्टमैटिक, एक रैंडम। ठीक है, सिस्टमैटिक में क्या होता है, हम लोग कॉज पता है, क्यों हुआ है वो पता है, एरर किस वजह से हुआ वो अपने को पता चल जाता है। और रैंडम एरर जिसका अपने को नहीं पता है। सिस्टमैटिक को ठीक कैसे करेंगे, कोई एक प्रॉपर मेथड होता है, कुछ भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कुछ भी करके उस एरर को एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन रैंडम में क्या होता है, जितना वैल्यू अपने एक्चुअली में ले रहे, मेजरमेंट्स जितनी ले रहे, मान लो लेंथ का रॉड में तुमको कुछ एरर आ रहा है, लेकिन तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि वो एरर क्यों आ रहा है। लेंथ का रॉड है 5 सेंटीमीटर, लेकिन तुम्हारा वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा आ रहा है बार बार, तो तुम उस केस में क्या करोगे, मेजरमेंट्स को बढ़ा दोगे। ठीक है, जहाँ तुमको 6 वैल्यू लेने बोला था तुम 10 वैल्यू ले लो। ठीक है, अच्छा, मेजरमेंट दो तरीका का होता है। ठीक है, एक होता है एक्यूरेट, एक होता है प्रीसाइज। एक्यूरेट में क्या होता है कि तुमको जो है एक्यूरेट वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है,
और प्रिसाइज में क्या लिखेंगे, प्रिसाइज में लिखो वैल्यू विच इज नॉट एक्चुअल, वैल्यू विच इज नॉट एक्चुअल but one close to each other every time measured. अभी एक एग्जांपल से बताएंगे, समझ में, ठीक है। एक्यूरेट क्या बोलता है कि एक्यूरेट में क्या हो रहा है, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। लेकिन प्रिसाइज में क्या है, तुमको एक ऐसा वैल्यू मिल रहा है जो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो नेक्स्ट जो जितना भी मेजरमेंट ले रही हो वो इस वैल्यू के आसपास है, इस रॉन्ग वैल्यू के आसपास रहेगा। एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक रॉड लिए अपने लेट, ठीक है, एक रॉड लिए, ठीक है, मान लो एक तो रॉड लिए, उसका लेंथ कितना था, मान लो 5 सेंटीमीटर था, एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर था, तो उसका एक्यूरेट लेंथ कितना होगा, कितना रहेगा, 5 रहेगा, 5.1 आ सकता है, 4.8 आ सकता है, या 4.9। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू के आसपास है ना, 5 के आसपास है ना दोनों सारा वैल्यूज। अगर तुम यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू की बात करो, क्या यही तो सबसे बड़ा नियम है। प्रिसाइज में क्या होगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, तो उससे क्या होगा कि मान लो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 6.1 या फिर आएगा 6.2 या फिर 5.9, ऐसा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, जो तुम्हारा गलत वैल्यू के आसपास आएगा हर समय मशीन, ठीक है, लिख लो। ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेट में यही सबसे बड़ा अंतर है, क्या कि तुम्हारा जो वैल्यू है वो गलत वैल्यू के आसपास रहेगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू में क्या आता है, वो तुम्हारा करेक्ट वैल्यू के आसपास है, ठीक है। तुमको इतना पता है कि हाँ वैल्यू जो है मेरा सही आंसर के बहुत पास में होना चाहिए। यहाँ पे देखो 6.1, 6.2 या 5.9 ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 5 के आसपास है। लिख लो स्टार पॉइंट करके एक तो लिख लो, a measurement can be accurate as well as precise. A value can be accurate as well as precise, ठीक है। अगर मान लो रॉड का लेंथ 5 सेंटीमीटर था, तो एक्यूरेट और प्रिसाइज क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारा एक लेंथ का वैल्यू आया 5.10, ठीक है, तुम दूसरा मेजरमेंट ली, क्या आया 5.11 आ गया, ध्यान से देखना। इसके बाद मान लो 5.13 आ गया, उसके बाद मान लो 5.12 आ गया। तो ये क्या है, ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी, ठीक है, लिख लो। ठीक है, अच्छा अब एरर क्या होता है, कुछ गलती, उस मिस्टेक को ठीक कैसे करेंगे, वही देखते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, मान लो तुम्हारा मेजरमेंट्स क्या है,
मेजरमेंट्स तुम्हारा आया 5.1, 5.2, 5.3, 5. अच्छा ये होगा हमारा 5.3, ठीक है। ऐसा तुम्हारा कुछ मेजरमेंट है मान लो। तो अगर तुमको एरर को सही करना है, एरर को सही करना है या रिप्रेजेंट करना है बेस, अब अपने को क्या कुछ जनरल टर्म देखेंगे, ठीक है। जनरल टर्म जैसे डिफाइन होता है वैसे वैसे सीखते जाना, ठीक है। एक अपने निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इट इज the sum of all the measurements, it is the sum of all the measurements, it is the sum of all the measurements divided by the total number of measurements. ठीक है, मान लो x1, x2, x3 तुम्हारा ये वैल्यू था, तो ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इससे किया जाता है। मैथ्स में पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, एवरेज में बहुत बार इसको ऐसे रिप्रेजेंट। तो x बार को क्या होगा, x बार को क्या लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है। अगर इस केस में बात करते तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये जनरल ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्या है मैथ्स में, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसीलिए इसको क्या क्या बहुत बार बोलते हैं कि जो एक्यूरेट वैल्यू है वो मीन वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, n नंबर्स का। मैथ्स में तो होगा ही ना, आ रहा होगा मेरे ख्याल से एग्जाम में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, n नंबर्स का। नहीं पता, भूल गए, पढ़े थे। 2 नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, n नंबर्स का बात कर रहे हैं। ये n नंबर का अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक है। अगर तुम ये करते हो तो तुमको n नंबर का अरिथमेटिक मीन मिलता है। जीपी में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, जो जितना टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय 1 टू रेज़ टू द पावर 1/n होता है, ये होता है, ठीक है। पढ़ लो, रिवाइज कर लो, थोड़ा रिवाइज करना बेटर रहेगा, ठीक है। ये तो बात वही हो गया ना, पढ़े थे सर भूल गए, ना पढ़ने के बराबर ही है। नहीं पढ़ने के बराबर ही हुआ ना, अगर तुम आंसर नहीं दे पाई सही टाइम पे, जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रही थी कि हाँ मेरे से कोई भी पूछ ले हम बता दे, उस दिन तुम नहीं बता पाई तो तुम कैसे प्रूफ दोगे कि तुम पढ़ लियो। इसे टाइम टू टाइम रिवीजन मारते रहो सारा सब्जेक्ट का, ठीक है। अब अपने एब्सोल्यूट एरर एक तो डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तुमको जहाँ डेल्टा एक्स दिखे वो समझ लेना एब्सोल्यूट एरर का बात हो रहा है। ये क्या होता है, बेसिकली डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स बार माइनस ऑफ एक्स ऑफ एन। मतलब क्या, इसका एग्जांपल देते हैं। मान लो तुमको क्या निकालना है,
डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स बार। एक्स बार क्या था इन लोग का, इसका वैल्यू क्या आएगा, रुको निकाल दे रहा हूँ, यह आएगा तुम्हारा 5.2, ठीक है। और अगर अपने को इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो क्या आएगा, जो कि 5.2 माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है। xn का मतलब क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है ये, ठीक है। xn मतलब एनी ऑफ दीज मेजरमेंट्स, इसीलिए हम इक्वल टू डाल रहे हैं। इसका इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो xn का मतलब क्या हो गया, कोई भी इसमें से कोई भी मेजरमेंट उठा के डाल देना, समझ। तो अगर x1 का बात करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना, ये डेल्टा x1 मान लो, ये मान लो डेल्टा x2 था तुम्हारा, ठीक है। ये कितना आता, डेल्टा x2 कितना आता, 5.2 माइनस 5. तो ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0.1। डेल्टा x3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, -0.1। उसके बाद कितना आएगा, -0.2, -0.2 आएगा ना। पक्का, डेल्टा x5 क्या आएगा, 5.0, 5.2 माइनस 5.0, तो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। स्टार मार्क लिखो एक तो, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पता है ना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, तो पूरा इंग्लिश में मत लिखना। डेफिनेशन ये है ना। अब हम इंग्लिश में क्यों बताएं तुमको, अब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज़ दी सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स बार एंड एक्स एन। वो तो हम पहले बता दिए क्योंकि तुमको ऐसे आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में यही तो बात है जो आप बच्चा लोग नहीं सीखता है, इक्वेशन को लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। न्यूटन लॉ क्या होता है, फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू डीपी डीटी, यही है, हम ऐसे लिख दिए। अब बुक में जाओगे इंग्लिश पढ़ोगे तुम लोग, सर आप तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा दिए थे, तुमको बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आएगा ना। क्या लिखोगे, द फोर न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डीपी बाई डीटी। ठीक है, इंग्लिश लिखना आना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे देखो ना, एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहा है ना, लिख लो। हुआ, लिख लो लिख लो। अरे तुम लोग का हम एक तो प्लान सोच रहे थे कि जैसे हम लोग के पास उतना टाइम है नहीं कि हम तुमको यहाँ पे बैठ के पढ़ाते जाएं, सारा चैप्टर हो जाएगा। तो हम सोच रहे जो चैप्टर छूटने वाला हो हम ऑनलाइन लेक्चर डाल दें, क्योंकि हम लोग के पास कंप्लीट टाइम तो है नहीं कि हम लोग पूरा बैठ के क्लास में डिस्कस करें। तो हम वो सोचे जितना भी बड़ा बड़ा चैप्टर है वो हम ऑनलाइन लेक्चर डाल दें, जो मतलब हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस टाइम पीरियड में। तुम लोग क्या कर सकते हो, जब तुम खाली हो घर में बैठे हो तो बैठे बैठे तुम लोग लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि 2 महीना बहुत कम टाइम है ख़त्म करना। तो अगर रियली चाहते हैं कि ख़त्म करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम 3 घंटा भी पढ़ाएंगे तब भी देखना नहीं होगा।
हाँ, अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर वही इंग्लिश वाला खेल हो गया, सिर्फ इंग्लिश बता, एक तो सामने वर्ड चेंज कर दिया। इसका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोलता है, इसको एक डेल्टा एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये क्या बोलता है कि तुम सीधा सीधी डेल्टा एक्स वन का मॉड, मॉड मतलब पता है ना क्या करता है मॉड, अंदर कुछ भी डालो पॉजिटिव देगा हमेशा, -2 डालोगे तो 2 देगा। तो डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री। अच्छा अब ये मत पूछना डेल्टा क्या है सर, अभी डिस्कस किए थे ना। अभी डिस्कस किए थे ना 1 मिनट पहले, जो कैलकुलेट कर रहे थे डेल्टा एक्स वन। अरे जो कॉपी देखो, इतना जल्दी भूल गए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब लिखो तो उसको संग संग दिमाग में रजिस्टर कर लो, दोबारा देखना पड़ा ना उधर, टाइम वेस्ट हुआ तुम्हारा। तुमको एक बार में ये समझ में आ जाता अगर तुम ध्यान से पिछला वाला पढ़े होते। लिखते समय कोशिश करो कि समझ जाओ उसको, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। ठीक है, ये क्या अपना एब्सोल्यूट एरर था। ठीक है, हुआ। अब अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब अपनी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो तुमको पता चल गया कि मेरा इतना एरर था, ठीक है, तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे, कोई है आइडिया है? सोचो सोचो, इतना कुछ करवाएं, अभी थोड़ा सा ही हुआ, चलो कोई। कभी बुक में नहीं पढ़ी हो क्या, कभी बुक में देखे नहीं है परसेंटेज एरर वगैरह कुछ भी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, किसी भी नंबर कोई भी एक्चुअल वैल्यू का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो हम लोग का जो डेल्टा एक्स बार आया था पिछला, हम इसमें कैलकुलेट कर रखे हैं। डेल्टा एक्स बार कितना था, 5.2 था ना। डेल्टा एक्स बार आया था हमारा 0.6। ये क्या बताता है, ये एरर है, और ये एक्चुअल में ऐसा आया था वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 5.2 प्लस माइनस, बहुत जगह देखना है ऐसा लिखा रहेगा, ये एरर दिखाता है और ये 5.2 वैल्यू दिखाता है एक्चुअल में, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए जब भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो बहुत बार वैल्यूज ऐसे ही लिखा रहता है, 5 प्लस माइनस 0.6 ऐसे करके। इसको परसेंटेज में भी चलो बाद में बताएंगे। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया हमारा मीन वैल्यू, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट, इसको क्या बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले बता दें,
हाँ गलत, फिर से देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर था, देखो अभी से ऐसा हाल है तो सोचो जब क्लास 12 में जब तुम एंड में पहुंचोगे इतना कुछ कैसे याद रहेगा। वही सबसे बड़ा चुनौती आता है, रिवीजन, जो सबसे बढ़िया रिवीजन किया होगा वही सक्सीड करता है। ठीक है, मिटा दे इसको। अच्छा मेरे को ना इसका मीन वैल्यू बताओ, मीन वैल्यू को MW लिख दे रहे, ठीक है, MV मीन वैल्यू बताओ। दूसरा हमको बताओ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा जब भी तुमको एब्सोल्यूट एरर पूछे, एब्सोल्यूट एरर ना हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग होता है, ये याद रखना। x1 x2 x3 ये अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 लिख रहे थे, ठीक है। तुम जब तुमको एब्सोल्यूट एरर बोल देगा तो तुमको डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये सब बताना है, ठीक है। लेकिन हम तुमको खाली मीन एब्सोल्यूट एरर बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर में कोई ऐसा नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर एक ही आता है जो ये है, डेल्टा x एक ही आता है, डेल्टा x बार, ठीक है, उसको बार बोलते हैं ऊपर वाला को। कैलकुलेटर का यूज करना आता है ना अच्छे से, सीख जाओ, एग्जाम में बहुत काम में आता है। और हमको नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि क्या वैल्यू आ रहा है। हमको बस एक बार कैलकुलेट करके दिखा दो कैसा है। अच्छा मीन वैल्यू क्या आएगा, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। अच्छा यूट्यूब चैनल, अच्छा आपको वो लिंक नहीं भेजे ना, चैनल का लिंक भेज देंगे हम, उसमें सारा वीडियो रहेगा, कुछ एक वीडियो रहेगा, थोड़ा बहुत वीडियो रहेगा, उसके बाद पूरा प्राइवेट कर देंगे वीडियो को सारा। अच्छा जो नेक्स्ट वीक का मंडे आएगा हम लोग क्लास 2:30 से होगा, क्योंकि दूसरा सर का भी एक क्लास है वो क्लैश हो रहा था। फाइव 5:30 केमिस्ट्री है ना आप लोग का? तब फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया, तब लंबा पढ़ाएंगे मंडे।
कुछ नहीं, आसानी है, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा तो वैल्यू। तुम लोग फ्यूचर के लिए पढ़ रही हो ना, फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो ना, कि सिर्फ 11 के लिए? फ्यूचर प्रूफ रहना है ना, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो नहीं छोड़ा जा सकता है, जैसे मोशन इन अ टू प्लेन, 2D प्लेन में जो मोशन होता है उसको नहीं छोड़ा जा सकता, अगर वो छोड़ दोगे बाद में बहुत दिक्कत होता है। सर्कुलर मोशन तो हर जगह लगता है ऑलमोस्ट। हुआ? ओके, कूल। मीन वैल्यू कितना है? 2 यही है तुम लोग का, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, कुछ गलती है तुम लोग का। कैलकुलेटर देना एक बार, कैलकुलेटर देना। ये नया है क्या, FX82MS?
ठीक है, कितना आ रहा है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर? 0.19232। तो तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे नंबर को? टू थ्री ऐसा है, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, इसको अपने फ्रैक्शनल एरर जो होता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा है, ठीक, ठीक है। और परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। मान लो कोई अगर रॉड का लेंथ दिया है तुमको 6 प्लस माइनस 0.6, ठीक है, रॉड का लेंथ दिया है तो तुम्हारा फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा? 0.6/6 होगा ना, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। और परसेंटेज क्या होगा? ये कितना आया? है ना 0.1, ठीक है। अब नया तरीका का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक नया तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का? वो क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस माइनस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ये मैक्सिमम टाइम आता है, ठीक है। तो इसको और एक तरीका से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, 10% किसका? कितना होगा 10% ऑफ 6? ठीक है, समझ में आया? सब लिख लिए थे ना? हाँ, ठीक है। तो परसेंटेज एरर तुमसे पूछेगा तो क्या करना है? डेल्टा एक्स बाय एक्स, मतलब डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार, ठीक है। परसेंटेज थोड़ी ना पूछा है, हम फ्रैक्शनल पूछा है, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा परसेंटेज एरर बोले, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होगा? इंटू 100 कर देंगे। और बहुत बार ना, हर बार यही आता है, वेबजी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब है, उसका लेंथ इतना है, 6 प्लस माइनस 10% सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताओ। हो गया था ना? अच्छा इसका अलजेब्रा देख लेते हैं, ऐसे मत लिखो, रूल्स। सबसे पहले एडिशन / सब्ट्रैक्शन रूल।
अच्छा ये याद रखना कि जो भी एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है, ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसे। देखो अगर मान लो एक लेंथ L1 का जो लेंथ है एक रॉड का, मान लो एक रॉड का लेंथ कुछ था, ठीक है। एक रॉड का लेंथ मान लो 2 प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 मान लो, ठीक है। L2 क्या मान लो 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04, और अपने करेंगे अब ऐड, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा ना, प्लस 4 प्लस 0.04, कितना आएगा, करके बताओ। अच्छा ये प्लस माइनस है एरर के लिए, बताइए कितना आएगा इसका, 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। मान लो हम सब्ट्रैक्ट किए L2 माइनस L1, तो वो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 0.04 माइनस 2 प्लस माइनस 0.02। अब ये कितना आंसर आएगा, इसका हम समझ गए 2 होगा, इसका आंसर आएगा 2 प्लस माइनस 0.06। यस वही थोड़ी देर पहले बोले थे, स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है, ठीक है। जो एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है, एरर इज ऑलवेज एडेड, ऑलवेज, चाहे तुम सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद वाला मस्त है थोड़ा, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है, ठीक है। ये सेम रॉड का नहीं है, अलग अलग रॉड है, ठीक है, 2 अलग अलग रॉड है, ठीक है। अच्छा ऐड का मतलब क्या हो गया, ऐड का मतलब क्या हो गया, 2 रॉड को ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। तो फाइनल लेंथ कितना होगा, ये होगा फाइनल लेंथ। अगर मान लो यही जुड़ा हुआ रॉड था, हम क्या किए, माइनस का मतलब क्या होगा, काट के निकाल लिए इतना, ठीक है। L2 माइनस L1 का मतलब क्या हुआ, एक ये L1 रॉड था और मान लो ये L2 रॉड था, हम L2 में से इतना हिस्सा काट दिए जो कि L1 के इतना था, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अपने पास ये जो बचा कितना आएगा, और उसका लेंथ में एरर कितना आएगा, 0.06, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो अपने क्या सीखे थे कि एरर जो है हमेशा क्या होगा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है।
ठीक है, हर बार ना तुमको बार नहीं देगा, ठीक है, ऊपर बार लगा के नहीं देगा, उतना टाइम है नहीं किसी के पास कि वो बार लिख के दे तुमको, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक एरिया है, मान लो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अच्छा, इफ लेंथ एंड ब्रेथ हैज एरर, दिस implies area must have error. सिंपल सा बात है, अगर लेंथ और ब्रेथ में एरर है तो एरिया में भी तो एरर आने का है। कितना आएगा? नहीं, इसीलिए ना मल्टीप्लिकेशन रूल अलग लिखे हैं, वरना पहले ही नहीं एक साथ लिख देते। बता दे रहे। तो मान लो लेंथ में जो एरर था वो कुछ था L प्लस माइनस डेल्टा L, और ब्रेथ में कितना था प्लस माइनस, तो एरिया में क्या आएगा? तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि जो फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए रहता है, मान लो डेल्टा ए एरर किस में था? डेल्टा ए क्या है? एरर है ना, एरिया का एरर है। ये किसके बराबर होगा? ए पता है अपने को, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, और ये जो लेंथ ब्रेथ है इसमें एरर काउंट नहीं है, ठीक है, ये L इंटू बी है, ये वाला L और B है, ठीक है, डेल्टा L और डेल्टा B इसमें नहीं लगाना है कुछ भी, ठीक है। तो एरिया में मान लो तुम्हारा यहाँ पे था 2 प्लस माइनस 0.02 और यहाँ था 3 प्लस माइनस 0.06, तो तुमको यहाँ क्या करना है? 2 इंटू 3 करना है सिंपली, ठीक है, और ये आएगा A, यस, ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है, तुमको बताने के लिए किए थे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है तुम लोग क्या करोगे, एरर को भी बीच में लेके मल्टीप्लाई कर देते हम बहुत देखे थे ऐसा किए, ठीक है। डेल्टा एल अपने को पता है, एल पता है, डेल्टा भी पता है, ए पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? डेल्टा ए, एरिया का एरर निकल गया, खत्म। समझ में आया? स्टार मार्क करके लिखो। We will always add the equation. We will always add the equation. Always add the equation. Subtraction is not used here. Subtraction is not used here. ठीक है, subtraction is not used here. मतलब क्या कि यहाँ पे प्लस ही रहेगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यहाँ पे प्लस रहना है, माइनस मत लगा देना, ठीक है। मिटा है?
और क्या बचता है? क्या हुआ? मान लो तुम्हारे पास है y इक्वल टू ए बाई बी, कुछ भी एक ऐसा, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया, कुछ भी हो गया। एरिया ए का क्या है? डेल्टा ए, बी का क्या है? डेल्टा बी, डेल्टा वाई। तो इसका क्या होगा? इसका फ्रैक्शनल एरर हो गया, ठीक है। इसका भी सेम ही रहेगा, और इसमें भी हमेशा क्या होगा? ऐड, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो वॉल्यूम क्या है? एल बी एच है, तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर ऐसे निकल जाएगा। और एक तो करते हैं, एक तो लिखाते हैं y है ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4। इसका क्या होगा? खत्म? नहीं, फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो होगा, इसका जो पावर था ये आगे आ गया, सिंपल है। बेसिकली अपने किए क्या थे? ए को 2 बार जोड़े थे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, जो कि 2 बार हो गया। बात घूम के ऐसा आता था, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? ओके, हुआ? मिटाएं? कुछ है हार्ड नहीं है ना? ठीक है, आसान है ना? ऐसे देख रहे हो पता नहीं हम क्या पढ़ा रहे हैं। ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन बाय सी टू द पावर पी। इसका हमको फ्रैक्शनल एरर वाला इक्वेशन बना के दिखाओ तो। अच्छा, ये घबराना नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, घबराना नहीं है, स्क्वायर रूट को उधर ट्रांसफर कर देंगे, जो पावर बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अपने को बेसिकली करना क्या है? कुछ नहीं। अगर मान लो ये y टू द पावर हाफ भी होता तो तुम फाइनली क्या लिखती? डेल्टा y बाई वाई, और यहाँ पे एक हाफ आ जाता, ठीक है। क्लास है किसका? क्लास है दिन हाँ, दिन में कितने बजे? ट्यूसडे शाम को 4:30, 4:30 ना? 4:30, 4 ऐसे। नहीं, एक्चुअली में हमको कल 2 या 2:30 बजे 10 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उसका क्लास तो कितना से कितना रखेगा? मैं 1.5 घंटा रखेंगे। हाँ, तो 4:30 1 बजे, घंटा रखेंगे, पहला क्लास है ना, तो 2:30 बजे है ना? 2-2:30 बजे से 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, देन आफ्टर 1 एंड आवर 2:30 से 4 बजे तक ना पढ़ाएगा, हम तो 4:30 बजे चालू, हाँ। बहुत टाइम। अच्छा, ब्लैक इंक कहाँ है? ब्लैक इंक दे देगा तो थोड़ा खाली हो गया डिब्बा। यहाँ है, यहाँ बहुत सारे इंक हैं, असल में रूम साफ कर रहा हूँ। ओहो, देखिए, स्लो मोशन नहीं चल रहा, दोनों ब्लैक ही। हाँ देख ले रहे, ये रेड है, ठीक है, रेड से भी हो जाएगा। उतना कलर यूज़ थोड़ी ना करता है, आरजीबी थोड़ी बना रहे, आरजीबी थोड़ी ना बना रहे। तो लैपटॉप में आरजीबी नहीं है ना? आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू
नहीं RGB मतलब उसमें 7 कलर ऐसे पूरा वो किया। अच्छा विबग्योर विबग्योर पता नहीं कितना होगा। लिख लिए इक्वेशन क्या है हमको बताओ। उसको चेक करके हाँ ठीक है, y टू दी पावर हाफ नहीं है, ठीक है, खाली y है। बोलो इक्वल टू m, बोलो अच्छा। अच्छा मान लो तुमको परसेंटेज एरर दे दिया कोई, दोनों साइड इंटू 100 कर देंगे, क्या आएगा फिर? देखो परसेंटेज एरर ऑफ y, ठीक है, जो परसेंटेज एरर इन y होगा वो क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a बाई इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ a। मतलब क्या, कांस्टेंट तो अपना जगह रह गया, बाकी क्या हो गया, कन्वर्ट होके किस में आ गया, परसेंटेज एरर। ठीक है, ठीक है। बहुत पढ़ाई हो गया आज, थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, चैप्टर खत्म, ये वाला खत्म चैप्टर। ठीक है, बहुत टाइम है अभी। परसेंटेज एरर इन पी क्या सी होगा, ओ सी होगा, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन में बोल दिया लेंथ है मीटर है, ब्रेथ दे रखा है 2 ± 0.02 मीटर, तो हमको एरिया कितना होगा और डेल्टा ए कितना होगा ये बताना है। ठीक है, ये करो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। एरिया तो मुंह से बता दो कितना होगा, गलत, 8 नहीं होगा, क्या होगा एरिया बताना। एरिया पूछे, डेल्टा ए नहीं पूछे। अच्छा, एरिया लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। एट मीटर स्क्वायर होगा ना, वो यही आदत बन जाता है फिर बाद में। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में कटता है मार्क्स, फिर पूछते हैं सर क्यों कट गया मार्क्स, यूनिट लिखना पड़ता है। मेरा हैबिट ही हो गया यूनिट लिखने का, बोलने का भी हो गया अब।
ठीक है, लकड़ी है, उसका मास दिया हुआ है तुमको 40 ग्राम प्लस माइनस 4 ग्राम, ठीक है, 0.4 ग्राम। उसका वॉल्यूम दिया अपने को 10 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमको इसका डेंसिटी बताओ, डेंसिटी कितना आएगा, एक्चुअल डेंसिटी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहने देना, कोई चाप नहीं। ठीक है, क्या एरर कहाँ गया तुम्हारा? हम एक्यूरेट नहीं बोले, एक्चुअल बोले। एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए, एक्चुअल। तो ये क्वेश्चन ही क्यों देते अगर नहीं देता परसेंट? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m/v याद मत रखो, मास अपॉन वॉल्यूम याद रखो। फॉर्मूला याद रखना भी जरूरी है, किस तरीका से याद रखना वो भी जरूरी है। Power, get the power, you wake up the power, get the power. कितना आ रहा है? पूरा रिप्रेजेंटेशन वाला आंसर चाहिए हमको, रिप्रेजेंटेड करके देना, हमको रिप्रेजेंट करके देना कि क्या वैल्यू होगा। कितना आ रहा है? अरे रिप्रेजेंट करके बताओ मेरे को, डेंसिटी का क्या वैल्यू आएगा? हाँ, उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। वो एक्चुअल वैल्यू एरर के साथ। हम ये पूछे हैं, रो प्लस डेल्टा रो पूछे हैं, रो प्लस डेल्टा रो पूछे हैं। अभी इतना देर से तो कर रहे इतना कुछ। ये क्या होगा ये बताओ? ये कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा इसके बाद? डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम कितना था? 0.4 अपॉन प्लस 1/10 आ जाएगा। रो अपने को पता ही है, रो क्या होता है? मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा 40/10, जो कि हो जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे 4 डाल देंगे रो का जगह, तो जो फाइनल आंसर आएगा आ जाएगा, है ना। 0.01 प्लस 0.1 कितना होगा? 0.11, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.044, 0.44 आ जाएगा आंसर। यही आएगा क्या?
ये आता है ना, एलसीएम कितना होता है 10 और 100 का? 100 होता है ना? ओ सॉरी, पॉइंट 1 हो गया ना आंसर? क्या है आंसर? हाँ, ये हुआ असली आंसर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन लिखो। The length of a wire, the length of a wire, the length of a wire is, the length of a wire is, the length of a wire is, लिखा 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर. Its radius is 1 plus minus 0.01 centimeter. Its radius is 1 plus minus 0.01 centimeter. Find the volume of the wire. यहाँ पे सतर्क रहना कि एरर दिया है तो वह आंसर भी एरर में आना चाहिए, आंसर में भी एरर इंक्लूड करना है. ठीक है, निकालो अपने को वॉल्यूम. वायर कैसा होता है, वॉल्यूम कितना होता है? वो कौन का रहता है? अच्छा, इसका लेंथ ही इसका हाइट है. ठीक है, लेंथ कोई हाइट बोलेंगे ना. सिलेंडर एक ऐसे रहता है जो रेडियस रहता है, जो क्या लेंथ या फिर हाइट जो बोलना बोलो. क्वेश्चंस किए थे घर में पक्का? जो डाउट होगा ग्रुप में भेज दो, हम सॉल्व करके भेज देंगे. ठीक है, आया आंसर? हाँ हाँ हाँ, नहीं पाई नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता. अरे पाई में क्या ही एरर आएगा, तुम बताओ. पाई में क्या है, वो तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डेल्टा एक पाई क्या आएगा, 0 आएगा ना. आंसर. डेल्टा पाई 0 आ जाएगा उसका कांस्टेंट का. तो कांस्टेंट में कोई एरर थोड़ी ना रहता, टू में कोई एरर थोड़ी ना रहता है. डेल्टा 2 0 रहेगा.
हो गया? कितना आया? और वॉल्यूम कितना है? 88/7 प्लस माइनस नहीं 7/88 इंटू 0.03 यही है ना? हाँ ठीक है, हम पूरा कैलकुलेट नहीं, हम फ्रैक्शन में छोड़े वहाँ से। अच्छा ये लिखो, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम with error of 0.2 ग्राम। ठीक है, एरर ऑफ 0.2 ग्राम
द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, with error of 0.1 centimeter cube. 1 centimeter cube with an error of 0.1 centimeter cube. ठीक है, करो. फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. Find the percentage error intensity. हुआ? कितना है? 20. क्या 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 किसको कैलकुलेट कर रहे हो? 10 आएगा क्या? तुम उसमें कैलकुलेट कर रही हो? तो 0.1 इंटू 100 कितना होता है? उसके लिए कैलकुलेटर लगेगा. पॉइंट 1 इंटू 100 10 होता है. हर एक जगह कैलकुलेटर मत यूज करो. दिखाओ. फोर्टी % हो गया. ठीक है. क्या किया उसमें? गलत किया. इतना बड़ा मिस्टेक है वो. ध्यान से देखो. परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 होता है ना. तो तुम डेल्टा वाई बाई 100 इंटू 100 को कैंसिल क्यों कर रही हो? समझे? तुमको वो पूरा वैल्यू निकालना है. इतना देरी से अपने डेल्टा रो निकाल रहे थे. ठीक है.
ये पूरा परसेंटेज एरर है। हाँ एग्जैक्टली तुम लोग का गलती क्या है, रुको बता दे रहे हैं। ठीक है, अपने को ये क्वांटिटी चाहिए, तुम लोग रो रो ऐसे काटो मत, ये परसेंटेज एरर होता है ना। अब समझ में आया? हम भी सोचे थे आंसर तो 20 आना चाहिए, 40 के हमारा। ठीक है, यही है अपना परसेंटेज एरर। तो वैल्यू कैसे होगा, 2 ± 20%। ठीक है, क्या हुआ? लास्ट में देखो जब 100 करोगे दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम उसको क्या लिख सकती हो उसके बाद, परसेंटेज एरर इन बाई जो भी रो, और उसके बाद क्या बचा, वो बेसिकली कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर ऑफ मास और वॉल्यूम है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ठीक, क्या हुआ अभी से टाइम क्यों देख रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं उसी को क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। 10 किलो आलू हो गया, 2 मीटर लंबा हो गया। ठीक है, तो लिख लो एनी फिजिकल थिंग any physical thing that can be measured, any physical thing that can be measured is called a physical quantity, is called a physical quantity, it's called a physical quantity. फॉर एग्जाम्पल मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, है ना। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर तो जिंदगी में पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, 2 किलो आलू हो गया, है ना, 1 लीटर तेल ले लिया। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, इसी का नीचे लिख लो क्या है बेसिकली। स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट होता है खाली। इसका मतलब क्या हो गया, लिखा रहे, टेंशन मत लो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कितना अमाउंट में है। जैसे जब अपने बोलते हैं ना 2 kg, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना है सब्सटेंस उसमें। ठीक है, तो लिख लो स्केलर क्वांटिटी, अलग से ही लिख लो या वैसे लिखना है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, which can be represented by its magnitude only. ठीक है, मतलब अपने को बस इतना जानना है कि वो कितना है, 2 किलो आलू है या 10 किलो आलू है, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लो। वेक्टर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड as well as its direction, magnitude as well as its direction, magnitude as well as its direction। ठीक है, मतलब क्या हो गया,
अगर मान लो कि हम तुमको पूछे कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना किलोमीटर दूर है, क्या बोलोगे? मान लो तुम्हारा घर से दूर है स्कूल 5 किलोमीटर, क्या लिखना है? लिख लिए पूरा। अगर हम पूछे तुम्हारा स्कूल तुम्हारा घर से कितना दूर है, तुम बोले मान लो सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है लेकिन किधर है, ये भी तो पूछोगे ना। ऐसे तो ना 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ कैसे जाएगा? बोलोगे ना हाँ यहाँ से सीधा चल जाओ 5 किलोमीटर दूर, वहाँ मुड़ जाओ। तो डायरेक्शन जरूरी है ना इस केस में। 2 किलो आलू में डायरेक्शन जरूरी है? 2 किलो आलू में डायरेक्शन जरूरी है? फिर तुम ना बोले सर 2 किलो आलू उधर उधर क्यों? लेकिन ये बात याद रखना, वेट का तो है ना, वेट इज नथिंग बट व्हाट, न्यूटन मीटर पर न्यूटन। मास था 2 kg, ठीक है। मान लो तुम्हारा वेट है 50 किलो, ठीक है। वेट बोले, मास क्या होगा? वेट बाय ग्रेविटी। तुम्हारा मास कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट नहीं है। हर ग्रह पे मतलब हर अलग अलग जो जितना भी प्लैनेट्स है वहां पे तुम्हारा वेट चेंज होगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर अपने बोले कि 2 किलो आलू अपने पास है तो 2 किलो आलू का वेट कितना आता है? 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम जी को 10 लिया है। जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर लेके 9.8 ले मारना, इतना न्यूटन आएगा। और ये किधर होता है बताओ? वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है ना, तो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। 20 न्यूटन लग रहा है 2 किलो आलू का। अब तुम जाना बाजार, अंकल 20 न्यूटन आलू दीजिए। इतना आलू दीजिए कि मेरा जो वेट है वो 20 न्यूटन हो जाए आलू का। भगा देगा, नहीं देगा। अब समझ में आया मैग्नीट्यूड? तो मास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और वेट क्या हो गया? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का भी तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क है। 2 मीटर का लेंथ, लेकिन किधर? इधर से लेके उधर तक 2 मीटर, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ज्यादा ओवरलोड तो नहीं हो गया ना? इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अब हम पूरा डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखाने में कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अब लिख देंगे अ वेरिएबल विद एन एरो ऑन इट्स हेड। अब इंग्लिश लिखने हम नहीं आए, ठीक है, नहीं लिखाना है। जो काम का बात है उतना ही करेंगे। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है, मान लो किसी एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ए था, उसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका ऊपर एक एरो दे देंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये वेक्टर है, ठीक है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। ए क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से जब इसको तुम रिप्रेजेंट करना चाहो ए वेक्टर को, तो तुम प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करो कि ऐसे है, ठीक है। जहां पे ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो हमारा बन गया वेक्टर, ठीक है। समझ में आया कि कोई दिक्कत है इसमें? बता दो अगर कोई दिक्कत है तो।
ठीक है। अब हम इंग्लिश लिखाएंगे नहीं, बुक में पढ़ लेना अगर इंग्लिश पढ़ने का शौक है। उसमें लिखा ही रहेगा वेरिएबल वी पुट एरर एंड हेड, कुछ नहीं, यही 2 बात लिखा रहता है। लेकिन डेफिनेशन लर्न करके जाना एग्जाम में, क्योंकि डब्ल्यूबी में डेफिनेशन ज़्यादा पूछता है, डेफिनेशन और डेरिवेशन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना, ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट, और जो एरो का टिप रहता है ये होता है इसका फाइनल पॉइंट। अब वेक्टर का लंबाई भी क्या होता है ना, बहुत बार ये बताता है कि वो कितना बड़ा वेक्टर है। तो अगर मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ए बी वेक्टर क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस वेक्टर को कैसे बोलेंगे, ए बी वेक्टर, है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इसको क्या, ठीक है, ए से बी में जाना है। ठीक है, ट्वेंटी 26 को कौन सा डेट है, हाँ कौन सा डे है, फ्राइडे है ना। ट्वेंटी 26 यस फ्राइडे। तो सैटरडे तुम्हारा 2 क्लास रहता है ना, संडे, फ्राइडे हम नहीं आएंगे, मेरा एग्ज़ाम है उस दिन, फाइनल एग्ज़ाम है फिजिक्स का बचा है, तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारा सैटरडे या संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास करने का उसी का। ठीक है, सैटरडे संडे कहीं ले लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे को लेंगे। संडे ठीक है ना, क्योंकि फ्राइडे मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है मेरा 4:30 से 6। वेक्टर कितना तरीका का होता है, लिखो, पहला लिख लो नल वेक्टर, क्या होता है बेसिकली, अ वेक्टर हैविंग, अच्छा लिखो, a vector having zero magnitude but an arbitrary direction is called a null vector। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसको बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में, मतलब ये सारा डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। देखो हम बीच में जो पॉइंट दिए हैं वो 0 वेक्टर को डिनोट करता है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, इक्वल वेक्टर।
आराम से पढ़ाते थोड़ा, थोड़ा दिमाग में जाएगा तुम लोग का। ज़्यादा स्पीड पढ़ा देंगे 2 चैप्टर मिक्स हो जाएगा। सर वेक्टर का परसेंटेज एरर, ठीक है लिखो वेक्टर्स 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 whose magnitudes and directions are same, whose magnitudes and directions are same are called equal vectors। ठीक है, बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो अपने पास 2 वेक्टर था, तो ए बी, जो पहला कंडीशन क्या है, ए बी और सी डी का जो वेक्टर डायरेक्शन है सेम होना चाहिए। ठीक है, और ए बी का जो मॉड होना चाहिए वो सी डी का मॉड के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये मॉडुलस क्या करता है? नहीं, वेक्टर का केस में कुछ उल्टा होता है। नहीं, इसको लिख लो, पहला कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन ये रहता है। क्या हुआ? लिख लो, हुआ? अगर मान लो तुम मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर करती हो तो वो सिंपली क्या बताता है, ओनली इट्स कंसीडर तुमको उसका खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, यानी कि ए, डायरेक्शन को भूल जाओ। ठीक है, हुआ? अच्छा, अगर मान लो एक ऐसा वेक्टर दे दिया तुमको, क्या ये इसके बराबर है? क्यों? डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एफ ई के बराबर नहीं है और मैग्नीट्यूड तो पता नहीं, तो मैग्नीट्यूड भी मान लो एफ ई का ज़्यादा ही था। मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। ये क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है ना। हम ऐसे बना दिए, तुमको क्या पता चल रहा है? तुम तो इसके कंपैरिजन में कर रही हो ना, बोर्ड के कंपैरिजन में। और मान लो हम कुछ नहीं देते, खाली ऐसा दे देते, तो तुम क्या बोलोगी? परपेंडिकुलर है या 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। फिर कंपेयर करते हैं ना दोनों के बीच में, दो चीज़ का बीच में कंपेयर होता है हमेशा। ये पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके लिखो कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर। ठीक है, तुम इस वेक्टर को उठा के यहाँ बना सकती हो। ठीक है, सेम इंक्लाइनेशन पे और सेम लेंथ। इसका मतलब यही हो गया कि इसको शिफ्ट करके यहाँ करना है। ठीक है, मान लो अपने पास कुछ एक ऐसा वेक्टर था। ठीक है, ठीक है, हम क्या किए, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर था ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया।
या फिर इसको ऐसे का ऐसा शिफ्ट करके यहाँ रख सकते थे, जब तक कि उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ज़्यादा स्पीड हो रहा है? इक्वल वेक्टर का दो कंडीशन बताऊं। मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, और बताओ। अच्छा, नल वेक्टर क्या होता है? नाम चेंज थोड़ा ना करने बोले तुमको, पूछ रहे क्या होता है। और एक कंडीशन था, याद करो। रैंडम डायरेक्शन या आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। ठीक है, कितना नंबर वेक्टर पड़ा है? 2 हुआ ना, 2 हुआ। नेगेटिव वेक्टर्स, मान लो तुम्हारे पास यहाँ था एक ए बी वेक्टर। ठीक है, हम क्या किए, इसको इसके अबाउट फ्लिप कर दिए। ठीक है, क्या कि ये ऐसे था, इसको फ्लिप किए, ऐसा था, इसको यहाँ ले आए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसके उल्टा है। तो अपने बोलते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर है? -3D वेक्टर के। माइनस का मतलब क्या हो गया कि उस वेक्टर को जस्ट ऑपोजिट कर दिए, डायरेक्शन उसका उल्टा कर दिए। ठीक है, लिख लो। लेकिन ये याद रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्यों? दोनों तरफ मॉड्यूलस लो, मॉड्यूलस ले सकते हैं ना दोनों तरफ। तो क्या आएगा? ए बी का मोड बराबर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो लिख लेना, ये भी बना लो पहले। एनी वेक्टर, ये मत लिखना, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर having magnitude equal to that vector, having magnitude equal to that vector and direction opposite to it, having magnitude equal to the given vector and direction opposite to it. अच्छा, तो एंगल लिख लो ये भी, जो एंगल मेड बिटवीन द एंगल मेड बाय द नेगेटिव वेक्टर एंड दैट वेक्टर, द एंगल मेड बाय द नेगेटिव वेक्टर एंड दैट वेक्टर एंड दैट वेक्टर का मतलब उसके रेस्पेक्ट में जिसको टेढ़ा की है, जिसका नेगेटिव हुआ है। ए बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा?
पाई रेडियंस या फिर 180 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा एंगल कैसे मेजर करते हैं पता है? बता देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे रहता है। ठीक है, तो लिखो टू और मोर वेक्टर्स whose line of action are same irrespective of their magnitude. Line of action are same irrespective of their magnitude. Two or more vectors whose line of actions are same irrespective of their magnitude and direction. Irrespective of their magnitude and direction. मतलब क्या कि अगर दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन सेम बोले, लाइन ऑफ एक्शन बोले ना। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? वो जो लाइन बनाए थे अपने, ये वाला, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है, मतलब क्या, मान लो अगर दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा था, दूसरा पेन से बनाते हैं, मान लो दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे था, कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पे रहता है। तो मतलब क्या, अगर दोनों का बीच में, दोनों अगर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये दोनों सेम ही है ना, तो क्या होगा? दोनों क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर अब दो तरीका का होता है, एक होता है पैरेलल और एक क्या होता है? एंटी पैरेलल। ठीक है, पहले देख लो फिर लिख लेना। अब यहां पे देखो, अगर मेरे पास तो पूरा आज़ादी है ना वेक्टर को ऊपर नीचे करने का। मान लो हम इस वेक्टर, एक और वेक्टर एज्यूम करते हैं जो कि कुछ इधर था, हो ही सकता है, वेक्टर को ऊपर वेक्टर ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कोई चाप नहीं है। मान लो हम इस वेक्टर को उठा के यहां ले आए, ठीक है, ये वेक्टर को हम यहां रखें और ये वेक्टर को हम यहां उठा के रख दिए। अब ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। ठीक है, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या होता है? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, एंटी पैरेलल। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना। दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये देख लेना कि इंक्लाइनेशन दोनों का सेम है कि नहीं है। डायरेक्शन जब सेम होगा तो दोनों सेम ही इंक्लिनेशन पे होगा किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वो पैरेलल हो गया। ठीक है, और जब वो उसका उल्टा, अगर मान लो कोई वेक्टर है उल्टा डायरेक्शन में एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेकिन लाइन दोनों सेम लाइन का था, लेकिन इसको मान लो कि इसको पलटा के
या यूं कहें इसका जो नेगेटिव वेक्टर का जो डायरेक्शन आता और वो इसके डायरेक्शन के सेम होता, या फिर इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों उल्टा है, तब उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, लेकिन अगर वही ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, लेकिन मान लो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता, तो यही एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता उसका, नेगेटिव वेक्टर। समझ गए? समझ में आया? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड अलग है और वो वेक्टर ऑपोजिट है तो वो क्या, एंटी पैरेलल। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो उसका ऑपोजिट है तो क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर। बना लो। सो ये जो सेट है वो है पैरेलल वेक्टर का, और ये जो सेट है ये है एंटी पैरेलल का। ठीक है, हुआ? अच्छा, बहुत सारा अलग अलग वेक्टर भी होता है। ठीक है, कॉपी में पढ़ लेना, बुक में होगा। कोप्लेनर दिया रहेगा वेक्टर। कोप्लेनर क्या होता है, जो प्लेन पे राई करता है सब। ठीक है, अब उतना बताने वाला कोई चीज़ नहीं इसमें। ठीक है, बता देते एक और, ये होता है तुम्हारा लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या, तुम इसको कहीं नहीं लेके जा सकती, यहाँ पे रहेगा ना, लेकिन तुम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकती हो। क्यों? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो फाइनल पॉइंट यहाँ था तो वेक्टर ऐसे हो जाएगा। लोकलाइज वेक्टर यही है। अच्छा, लोकलाइज वेक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गाड़ी का गियर बॉक्स। गाड़ी को देखे ना कभी, क्या होता है, पहला गियर ऐसे रहता है, नीचे वाला पॉइंट फिक्स रहता है, बस ऊपर वाला आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर इंक्लाइंड है मान लो, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का जो है इनिशियल पॉइंट को मैच करा देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मान लो ये वेक्टर यहाँ था, उठा के इधर रख दिए, दोनों इनिशियल पॉइंट को मैच कराना था बस अपने को। जब ये दोनों मैच हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। थीटा क्या हो गया? मान लो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। ठीक है, ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बाय द वे, इसको नया नाम दे दिया जाता है को इनिशियल वेक्टर। क्यों? को इनिशियल का वेक्टर क्या हो गया? दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम। ऐसे नाम बदल बदल के इंग्लिश देगा और क्या।
इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम तुमको पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखाते जाएंगे, इसके ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझ में आया?